प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में आजकल लाभार्थी वोटर का बड़ा बोलबाला है और राजनीतिक दल इन लाभार्थी वोटर की मदद से आसानी से सत्ता तक पहुंच रहे हैं। अभी तो ये लाभार्थी वोटर हैं, इनका उपयोग विधानसभा या राज्य के चुनावों में किया जा रहा है, पर ऐसी उम्मीद है कि आगे 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनमें भी इनको किसी एक सुंदर या नए नाम से या किसी नए रूप से इनका उपयोग किया जा सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी विषय पर आपसे एक छोटी सी बातचीत की जाए। अगर हम ये कहें कि जो पूरी चुनावी राजनीति है ये लाभार्थी वोटर के बैंक खातों के आसपास सिमट कर रह गई है, तो ये कहना गलत ना होगा। पर सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये लाभार्थी वोटर होता क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ दशकों पीछे चलना पड़ेगा, जब कि राजनीतिक दलों ने वोटर को लुभाने के लिए कहा कि हम आपको सस्ता अनाज देंगे या झुग्गी का पट्टा देंगे या एक बत्ती कनेक्शन देंगे या आपको गैस की टंकी पे सब्सिडी देंगे या खाद पे सब्सिडी देंगे या लैपटॉप देंगे या स्कूटर देंगे। अब राजनीतिक दल एक नया फार्मूला लेके आए। वो क्या फार्मूला? वो ये कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सत्ता में आने के बाद नोट देंगे। कोई भी राजनीतिक दल सीधे सीधे तौर पे नहीं कह रहा, वो बड़े यानी सुंदर सुंदर नाम से जन कल्याण योजनाएं लेके आते हैं और बोले इन जन कल्याण योजनाओं के तहत एक वर्ग विशेष को यानी वो 1000, 1500, 2000 रुपये प्रति माह देंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं इसमें वह महिलाओं से जुड़ी हुई है। जैसे खाद पे सब्सिडी ये तो किसान का हो सकता, परंतु ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो यानी महिलाओं से जुड़ी हुई है। अच्छा, राजनीतिक दल ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक पुरुष की तुलना में एक महिला का वोट हासिल करना ज़्यादा सरल है। पुरुष तो बोलेगा भाई हमें रोजगार चाहिए, उसको वो ये 1000, 1500, 2000 में वो संतुष्ट होने वाले नहीं। पर महिला तो अगर आप देखिए वो गैस की टंकी में सब्सिडी देने पे सबसे खुश हो जाती है। तो अगर आप 1000, 1500, 2000 रुपये देंगे, वो तो बिना सोचे विचारे आपको यानी वोट देगी और उसकी वोटों की मदद से आप सत्ता तक पहुंच सकते। एक कहावत भी है कि जो पैसा है वो हमारे सोचने की क्षमता पर यानी उसको कुंद कर देता है, और एक जब पैसा चलता है तो यानी बाकी के सब सिद्धांत भी धरे रह जाते हैं। तो महिलाएं तो ये चाहती किसी भी तरीके से उनकी गृहस्थी चलती रहे और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। तो जो दल उनको ज़्यादा पैसे देने का वायदा करता है वो उसके पक्ष में यानी वोट करने लगते। अब आप ये देखिए, यह जो पैसा देते हैं, यह पहली बात तो यह पुरुष जो है वोटर, जैसे मान लो मैं हूँ, वो सभी को पैसा तो नहीं दे रहे, गरीब तबके की महिलाएं या कुछ महिलाओं को दे रहे हैं, तो उनके साथ एक तरीके से विश्वासघात भी हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? जो यानी सत्ता में आने के बाद कोई भी राजनीतिक दल बांटता है तो वो सब ये देश के जो मान लो 1 अरब के करीब जो वोटर हैं, 97 करोड़ वोटर हैं, उनके ही टैक्स का पैसा है। वह पैसा सरकारी खजानी से तो वो पैसा बांटते हैं। अब देखिए सरकार तो बहुत यानी चालाकी से काम लेती है। जैसे कोई भिखारी भी है वो उससे भी टैक्स ले लेती। भिखारी सोचेगा मैं तो कभी टैक्स ऑफिस गया ही नहीं, परंतु सरकार क्या करती है, जैसे कोई भी जैसे भिखारी है वो जीवित रहने के लिए गेहूं, आटा, चावल, दाल, दवाई कुछ तो खरीदेगा। तो जो दुकानदार रहते हैं या जो व्यापारी रहते हैं, जब ये सामान खरीदता उसमें वो उससे टैक्स ले लेते और बाद में वो सरकारी खजाने में उसको जमा कर देते। एक तरीके से दुकानदार व्यापारी जो है वो सरकार के टैक्स कलेक्टर होते। ये बात अलग है कि वो कितना टैक्स लेते हैं और कितना खजाने में जमा करते हैं, क्योंकि वो तो अवैतनिक तौर पे काम करते हैं।
तो ये अलग विषय है, ये उनका ईमान धर्म है कि कितना वसूला और कितना उन्होंने राजकीय खजाने में या सरकारी खजाने में, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। इस पर हम कभी और बातचीत करेंगे। पर मुख्य बात ये है कि ये जनता के ही टैक्स का पैसा रहता। अब मान लो ये किसी को आप अपने, मान लो मैं पुरुष हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये साहब मेरे साथ भेदभाव हो रहा, मुझे तो नहीं मिल रहा पैसा, तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये देखने की जिम्मेदारी, जैसे एक सरकार है, मान लो केंद्र सरकार है वो, या राज्य सरकार है, वो हमारी संपत्ति और मुख्य हमारे जीवन की रक्षा की, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती। ऐसे ही अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा या उसकी चुनाव की जो पवित्रता है वो प्रभावित हो रही, तो ये देखना चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का काम है। परंतु अभी तक चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी खुलकर कोई राय यानी जाहिर नहीं की है। अब मीडिया का लीजिए, मीडिया भी जो है वो ज़्यादातर कहीं प्रधानमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में तो चर्चा करता है ज़्यादातर, परंतु वोटर जो लोकतंत्र की यानी रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में वो बहुत कम यानी चर्चा करता। भाई ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वह वोटर को बताए कि भाई आप वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में कोई भी जो परिवर्तन आएगा वो कोई राजनीतिक दल या नेता लेके नहीं आएगा, वो उसका राज अधिक से अधिक मतदान में छुपा हुआ है। आप देखिए अभी 65 से 70% मतदान होता, अगर इसको बढ़ाकर जो 80 या 85% कर लिया जाए तो ये आसानी से यानी अपने हो भी सकता है, क्योंकि बंगाल जैसे राज्यों में करीब 85% तक 80% तक मतदान होता, तो फिर बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकता? और इसके बाद पूरे देश की जो है तस्वीर बदल जाएगी। तो ये इसका राज जो है वो अधिक से अधिक मतदान में है, तो वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना पड़ेगा। और जो पढ़े लिखे वोटर हैं, तो जो अल्प शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मोटिवेट करें। मीडिया भी इसमें आ गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, तभी हमारे देश की जो तस्वीर है वो बदल पाएगी। और आप देखें कि हमारे मान लो हाथ में ये 10 उंगली हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो उंगली है जो कि वोटिंग मशीन का बटन दबाती है। हम इससे अपना प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि तो चुनते ही हैं, परंतु इस वोटिंग मशीन, ये उंगली की बटन और ये उंगली से हम अपने आने वाले भविष्य की जो है दिशा भी तय करते हैं। तो जब हम मतदान करने जाएं तो हमें देखना चाहिए कि ये परोपकारी उम्मीदवार है कि नहीं, ये यानी बुद्धिमान है कि नहीं, ये यानी ईमानदार है कि नहीं। ऐसे समझदारी से वोट करें। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी से वोट करेंगे तो इससे हमारा तो कल्याण होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके कृपा पात्र हैं, आपके अनुग्रहित हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।